गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो ना एक शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि भैया ये प्यार करना सही है कि नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने कैरियर को छोड़ करके इस प्यार में पड़ना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपका कैरियर सेट होगा तो बहुत ढेर सारी लड़कियां आपसे प्यार करेंगी, बहुत ढेर सारे लड़के आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, अभी तो बस छलावा है ना। सही कह रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जब एक्सपीरियंस होगा ना तब आप लोग भी बताएंगे मेरी तरह। चलिए, अब आज हम लोग शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है पोषण चक्रण। ठीक है, न्यूट्रिशन साइकिल, यही है ना भैया। न्यूट्रिएंट साइकिल पोषक है। ठीक है, हमने जब वहां पे पढ़ा था कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, वहां पे हमने चार घटक देखे थे। पहला उत्पादकता, अपघटक, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण। ठीक है, तो हमने तीन घटकों तो अच्छे तरीके से पढ़ लिया भैया। उत्पादक क्या होता है, अपघटक क्या होता है। मुझे ये बताओ, अपघटक के अंदर, ठीक है, बताना, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अपघटक के अंदर जो अपरद होता है, उस अपरद को और क्या नाम से बोलते हैं, ये बताओ। ये तुम रिस्पॉन्सिबल बच्चे होगे ना तो जरूर बताओगे। ठीक है, अपरद को बताओ। चलिए भैया, पोषक चक्रण का मतलब क्या होता है। पोषक चक्रण का मतलब ये होता है कि जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व, गैस वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, वो पुनः चक्रित होती रहती हैं, एक चक्र में बंधी रहती हैं, सीधे वो वायुमंडल में आती जाती रहती है। ये क्या बोलते भैया, कहने का मतलब ये है कि भैया देखो, कभी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हुई है, बताओ। क्या बताओ कि कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पर्यावरण से खत्म हुई है। सभी बच्चों का जवाब होगा नहीं भैया। अच्छा जी, फास्फोरस कभी खत्म हुई है, नाइट्रोजन कभी खत्म हुई है, नहीं। अब ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे लगातार ले रहे हैं, खत्म हो जानी चाहिए ना। ऑक्सीजन तो लगातार हम किए जा रहे हैं, खत्म हो जानी चाहिए ना। ऑक्सीजन भी खत्म हो जानी चाहिए ना, नहीं खत्म हुई। ऐसा क्यों, क्यों नहीं खत्म हुई। इसलिए नहीं खत्म हुई क्योंकि एक चक्र से बंधा होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसे करके एक चक्र रहता है, और उसी चक्र के अंदर ये सारी चीजें, सारे पोषक तत्व एक तत्व के अंदर, एक मतलब चक्र के अंदर बंधे रहते हैं। तो इस पोषक तत्व के बारे में आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के मध्य से, ठीक है, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से, एक लिख सकते हैं, बाकी बोल दूं तो लिख लो, ज्यादा अच्छा है। एक पारितंत्र के, ठीक है, लिख लो, कॉपी कॉपी वगैरह तुम लोग लिए होगे। ठीक है, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों, कई घटक होते हैं, जैसे मैं हूं, पेड़ है, ठीक है, और भी कई चीजें हैं। तो एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहा जाता है। ठीक है, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को, किसकी, तो पोषक तत्वों की गतिशीलता को क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में, कि पोषक तत्वों की गतिशीलता को अपन लोग पोषक चक्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद पोषक चक्र के अंदर कोई चीजें खत्म हो जाती हैं क्या, पोषक चक्र के अंदर क्या कोई चीजें समाप्त हो जाती हैं क्या, नहीं ना, बताओ, नहीं होती ना। तो इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फास्फोरस,
है ना, नाइट्रोजन, सारी चीजें क्या होती है, सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं एक समय आने के बाद। ठीक है, तो पोषक चक्र से कभी कोई चीजें समाप्त नहीं होती हैं, ये पुनः चक्रित होती रहती हैं। ये चीज लिख लो कि पारितंत्र में पोषक तत्व या पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये पुनः चक्रित होते रहते हैं और लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। कैसे? चक्रित होकर के लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। तो जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए लिख लिए। अब देखते पोषक चक्र के प्रकार, कितने प्रकार का होता है। तो ये मेनली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का। सबसे पहले आएगा गैसीय चक्र, गैसीय चक्र, फिर आएगा अवसादी चक्र या अवसादी चक्रण, गैसीय चक्रण या फिर अवसादी चक्रण। ठीक है, गैसियस साइकिल बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अभी समझाऊंगा अच्छे से, है ना। सेडिमेंट्री, ठीक है, तो हमारे पास एक क्या मिला, एक मिला भैया गैसीय चक्र, एक मिला अवसादी चक्र। तो गैसीय चक्र क्या होता है, गैसीय साइकिल क्या होता है? देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये और कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, तुम सोचो भैया अपने मन से बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, सब बुक में लिखा है। बुक खोल के देखना, अब सब कुछ समझ में आएगा। जब अभी तक तुम कुछ नहीं पढ़े, जब बुक खोल के देखोगे, यार ये तो पढ़ा है, यार ये तो पढ़ा है, यार ये तो पढ़ा है, तुम्हें सब कुछ पढ़ा पढ़ा नजर आएगा। ठीक है, तो गैसीय चक्र के अंदर लिखो, गैसीय साइकिल के अंदर लिखो कि गैसीय प्रकार के पोषक चक्र क्या है, कि गैसीय प्रकार के पोषक चक्र कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन चक्र के भंडार वायुमंडल में बहुत मात्रा में विद्यमान रहते हैं। तो गैसीय चक्रण के अंदर कौन आता है, किसके भंडार वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं? तो वो रहते हैं नाइट्रोजन और कार्बन चक्र के, है ना। तो गैसीय चक्रण के अंदर आपने क्या लिखा, तो गैसीय चक्रण के अंदर आपने लिखा कि गैसीय प्रकार के जो पोषक चक्र हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन चक्र, वायुमंडल में इनके कार्बन चक्र के भंडार वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं, उसे बोलते हैं गैसीय साइकिल, गैसीय चक्र। ठीक है, अब आता है हमारे पास अवसादी चक्र। अवसादी चक्र यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर क्या होता है, अवसादी का मतलब क्या होता है, अवसादी या फिर तलछटी। अवसादी का मतलब चट्टाने वगैरह, है ना, अपरद वगैरह, अपरद से जो चट्टाने बन जाती हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने। ठीक है, तो अवसादी चक्र, अवसादी चक्र का मतलब होता है कि अवसादी चक्र जैसे कि सल्फर एवं फास्फोरस। अवसादी चक्र के अंदर कौन आएगा, अवसादी चक्र लिखो, अवसादी चक्र जैसे कि सल्फर एवं फास्फोरस। ठीक है, अवसादी चक्र जैसे कि सल्फर एवं फास्फोरस के भंडार धरती के पटल पर स्थित होते हैं। ठीक है, उसे अवसादी चक्र बोलते हैं। ठीक है, अब खत्म भैया, खत्म। मरे तो फिर नाचना शुरू कर दो, है नाचोगे, पीट देंगे तमाचा तमाचा। गैसीय चक्र के अंदर अब तुमको देखना पड़ेगा भैया, एनसीईआरटी की अगली हेडिंग बनेगी आपकी कार्बन चक्र के बारे में। ठीक है, दिस इज द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज वेरी टफ है, बहुत कठिन है भैया, ना पढ़ियो। ये देखो कार्बन चक्र, तो वहां पे खत्म हुआ, ये चीजें खत्म हो गई। अब आएगा क्या हेडिंग है, पारितंत्र कार्बन चक्र। ठीक है, कार्बन चक्र मतलब कि कार्बन किस प्रकार से घूम फिर के इसी पृथ्वी के अंदर, इस पारितंत्र के अंदर रहता है। ठीक है, कार्बन के अंदर जैसे वायुमंडलीय CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो जैसे हमने इसके अंदर देखा, कार्बन चक्र के अंदर वायुमंडलीय CO2 है, क्या है कि हमको मिली, देखना समझना, वायुमंडलीय CO2, ये चक्र है। ठीक है, अब भूल जाओगे, समझना पहले। हमारे पास वायुमंडलीय CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें पता है इस कार्बन डाई का उपयोग कौन करते हैं,
तो इस कार्बन डाई का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, हरे पौधे। क्या, किस लिए? C6H12O6 अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। जब भैया हमें पता चल गया कि जब वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका पेड़ पौधे अपना खाना बनाने में करते हैं, तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब इस पेड़ पौधे को देखना, इस पेड़ पौधे को यहाँ पे किसकी क्रिया होती है? तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण की, है ना। अब इस हरे पादप क्या है? उत्पादक है। इसको कौन खाएगा? तो इसको खाएगा जंतु, ठीक है। अब देखो, जब इसको जंतु खाएगा तो जब जंतु मरेगा, जब जंतु की मृत्यु होगी तो भैया क्या होगा? उसका अपघटन होगा। अपघटन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वाह 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 भैया। जब ये जंतु श्वसन करेगा, सांस लेगा, तब क्या होगा? तब भी भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। पहुंच गई ना, कहां से कहां गई कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पहुंच कहां गई? जहां उसे पहुंचना था। अब देखो, ये हरे पौधे जब मृत होंगे, पड़े रहेंगे, सड़े गलेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना। अब जब ये हरे पौधे, मुझे ये बताओ, जब ये हरे पौधे श्वसन करते हैं तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में निकलती है। यानी कि ये ले तो रहे हैं लेकिन आ भी रहा है बहुत घूम टहल के, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? जंतु खाते हैं, श्वसन करते हैं, अपचयन की क्रिया होती है, अपघटन होता है, उनका मृत हो जाते हैं। जब वो अपघटन होता है तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलते हैं, है ना। अब ये और देखो गेम क्या होता है। जब ये हरे पौधे, कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि ये हरे पौधे ना हमारे जीवाश्म बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हरे पौधे जीवाश्म बनते हैं कि नहीं? जो पौधे नहीं सड़ पाते हैं, नहीं उनका अपघटन हो पाता, वो नीचे चले जाते हैं। बताओ, नीचे चले जाते हैं, नीचे फिर वो जीवाश्म बन जाते हैं। जब वो जीवाश्म बनते हैं तब वो जीवाश्म क्या बनता है? जीवाश्म ईंधन बनता है, ठीक है। जीवाश्म के अंदर क्या बनता है? तो वो बनता है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, है ना, आपका डीजल, पेट्रोल, कोयला और गैस वैस बनते हैं, ठीक है। जब जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है, जब जीवाश्म ईंधन को अपनी बुलेट के अंदर डलवा करके घूमा जाता है, तब फिर क्या मिलता है? वायुमंडल में फिर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ले कौन रहा था? प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे ले रहे थे। अब ये हरे पौधे के द्वारा इतना गेम हुआ कि वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहीं पे वायुमंडल के अंदर पहुंच गई, ठीक है। ये है आपका कार्बन चक्र भैया। और कुछ इसमें बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी है, ठीक है, कि इसका बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करना है आपको। आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि लिखो कार्बन चक्र, हेडिंग डालो, ये समझ गए ना, बस इतना ही था। हेडिंग डालो कार्बन चक्र, लिखो सजीव शरीर के शुष्क भार, सजीव का जो शरीर होता है उसके शुष्क भार 49% भाग कार्बन से बना होता है, ठीक है। सजीव शरीर का जो शुष्क भार होता है उसका 49% भाग कार्बन से बना होता है। बिल्कुल क्लियर है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। फिर देखो, कार्बन को जीवों का आधार माना जाता है, ये भी लिखो कि भैया जो कार्बन होता है उसको जीवों का आधार माना जाता है। फिर लिखो, समुद्र में 71% कार्बन, कितना? कि समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है, ठीक है। कैसे? विलेय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो कार्बन, सागर के अंदर कार्बन है, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर लिखो, जीवाश्मी ईंधन भी कार्बन का एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। जो जीवाश्मी ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, वो भी एक प्रकार से कार्बन के भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। जब उसको जलाया जाता है तो फिर से अपना वो मिलता है, ठीक है। फिर इसमें एक डाटा लिखा हुआ है कि एक अनुमान के अनुसार जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा,
कितना? लिख लो कि एक अनुमान के अनुसार जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रतिवर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम। ठीक है, लिखो कि एक अनुमान के अनुसार जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रतिवर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, लिख लिए। चलो अगला पॉइंट लिखो कि एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा जिसको हम CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ता के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस चली जाती है, वापस आती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, एक महत्वपूर्ण जो कार्बन की मात्रा होती है वो CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादक तथा उपभोक्ता, ये उत्पादक हुए, ये उपभोक्ता हुए, उत्पादक तथा उपभोक्ता के श्वसन क्रिया के दौरान वो पुनः वायुमंडल के अंदर चली जाती है। ठीक है, बताओ सही है ना? चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। भैया कितना वीडियो को लाइक करवाओगे जब तक तुम नहीं करोगे? अब ओए सुनिए भैया, कोई ऐसा बच्चा ना मिल जाए कि दोबारा से वीडियो को लाइक कर दे, है ना? कोई सोचे यार ये तो बहुत पसंद आ गया, है ना? ऐसे यार ये बच्चे मुझे बहुत पसंद आ गए, तुम लोग बोल रहे हो यार ये भैया तो मुझे बहुत पसंद आ गए, इनको 2 बार लाइक कर दो, है ना? वो नहीं गलती करना, एक बार करोगे दोबारा करोगे वो हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अच्छे से लाइक करो। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे लिख लो कि लकड़ी को जलाने, जंगली आग एवं जीवाश्म ईंधन को जलाने के बाद कार्बन सामग्री, ज्वालामुखी क्रियाओं आदि अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। भैया पूरा आपके एसिड लग गया मेरे, ओ भाई मम्मा देख लो, ये पता कहाँ पे लिखा है? पूरा NCERT में लिखा है, पेज नंबर 279, 279 कितने? पेज नंबर 279 के अंदर ये सारी चीजें लिख रखा है। लेकिन इस 79 के अंदर एक चीज नहीं लिख रखा है, कार्बन का दे दिया, नाइट्रोजन का कौन बताएगा? कार्बन चक्र तो आपने देख लिया, ऐसे कार्बन चक्र होता है। चलो हम आपको नाइट्रोजन चक्र भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें, मिटा दें इसको। अब पारितंत्र के अंदर जो भी नाइट्रोजन चक्र जिस तरह से आता जाता है, हम लोग उसको समझने को प्रयास करेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, कार्बन चक्र समझ गए भैया? अब मेरी आंखें जवाब देने लगी हैं क्या? जवाब का मतलब थोड़ा सा मुझे चकाचौंध नज़र आने लगा, इतनी ढेर सारी लाइट लग रखी है ना यहाँ पे, इसलिए। इसमें सोचो यहाँ पे अगर एक भी अगर सुई भी पड़ी होगी ना इधर कहीं पर भी, वो दिखाई देती, दूर से दिखाई देती है, इतना लाइट के बीच में रहता हूँ मैं। चलो सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल में अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है बच्चे, और तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी से अच्छे से देखना वीडियो को, लाइक वाइक करके बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है चाचा, ठीक है कि नहीं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है हमारे पास। तुमने कहा भैया होती है, मैंने बोला कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है, जिनको जो नाइट्रोजन का जैव स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, कुछ जैव स्थिरीकरण जीवाणु, जैसे राइजोबियम का नाम आप लोगों ने सुना है। राइजोबियम क्या कहता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों को दे देता है। ठीक है, तो कुछ जीव होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने देखा। ठीक है, अब हमने देखा इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जब होती है ये भूमि में आ जाती है। कैसे आती है? वायुमंडल की नाइट्रोजन भूमि में ऐसा तो चलते चलते आ ही नहीं जाएगी। तो ये कहाँ पे रहती है? वायुमंडल के अंदर रहती है। जब बिजली चमकती है, जब वर्षा होता है, या फिर जैव स्थिरीकरण के द्वारा, ठीक है, तड़ित बिजली जब चमकती है, तड़ित बिजली, वर्षा आदि के कारण ये जो वायुमंडल की जो चाचा जी नाइट्रोजन होती है ना, वो कहाँ आ जाती है? तो वो भूमि में आ जाती है। समझना बिल्कुल सिंपल। ठीक है,
जब भूमि में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा फिर भूमि से नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, ये याद रखना, विनाइट्रीकरण। एक इधर से आ भी रही है, एक इधर से जा भी रही है। भैया मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, अभी आएगा चाचा, अभी आएगा। जब ये पेड़ पौधों को जंतु खाता है, पेड़ पौधे क्या हुए हमारे, तो पेड़ पौधे उत्पादक हुए। ठीक है, पेड़ पौधे को जंतु क्या करेगा, खाता है। ठीक है, जब पेड़ पौधे को जंतु खाएगा तब जंतु क्या होगा, जंतु की मृत्यु होगी। मृत्यु मतलब उसका अपरद बनेगा, डेट्रॉइट्स बनेगा। भैया ये बताओ, वायुमंडल से नाइट्रोजन आई थी पेड़ पौधों के अंदर या फिर भूमि से पेड़ पौधों के अंदर प्रवेश की थी। ठीक है, तो जब इसको पेड़ पौधे के अंदर आ गई, ठीक है, फिर उसको जंतु खाया, जंतु के अंदर आ गई। ठीक है, जब वो मर गया ना तो फिर भूमि में पहुंच गई। जब फिर भूमि में पहुंच गई तो फिर विनाइट्रीकरण जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है, विनाइट्रीकरण क्रिया के द्वारा फिर वो कहाँ पहुंच जाती, फिर वो वायुमंडल के अंदर पहुंच जाती है। पहुंच गई, खत्म कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, और जब पेड़ पौधे भी मृत होते हैं, जंतु तो मृत हो गए, पहुंच गया, लेकिन जब पेड़ पौधे भी तो मृत होंगे, उनका भी तो अपरद बनेगा। जब पेड़ पौधे मृत होते हैं, जब उनका अपरद बनता है, तब वो पेड़ पौधे फिर से कहाँ पहुंच जाते हैं, तो वो फिर से भूमि के अंदर पहुंच जाते हैं। वायुमंडली जो पेड़ पौधे नाइट्रोजन लिए थे उसको ऐसे चुरा के रखे थे, जब मर गए, ऐसे मर गए, फिर भूमि के अंदर ऐसे करके पहुंच गए, है ना। जो ये वायुमंडली नाइट्रोजन भूमि के अंदर, ठीक है, एक क्रिया होती है अमोनीकरण, याद रखना, अमोनीकरण। अमोनीकरण क्रिया के द्वारा ये नाइट्रोजन अमोनिया में बदल जाती है ना। नाइट्रोजन क्या है, N2 है, अमोनिया NH3 है, इसमें भी हाइड्रोजन भी आकर के मिल जाता है ना। तो भूमि में अमोनीकरण की क्रिया द्वारा अमोनिया में बदल जाता है, फिर ये अमोनिया का भैया नाइट्रीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, तो अमोनिया का नाइट्रीकरण हो जाता है, और इस अमोनिया के नाइट्रीकरण से चाचा जी हमको बनती है नाइट्रोजन। ठीक है, भूमि के द्वारा ये क्रिया भूमि के अंदर ही होती रहती है। जब वो नाइट्रोजन बनेगी तो फिर से वो पेड़ पौधे ले लेंगे इस नाइट्रोजन को, फिर से वो पेड़ पौधे मृत होंगे, फिर भूमि में पहुंच जाएंगे, फिर मतलब ये एक साइकिल जो है ना, ऐसे करके ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। अच्छा, साइकिल जो होती, हाँ साइकिल को ऐसे ऐसे चलाओगे तुम तो क्या साइकिल बोल देगी क्या भैया 100 पूरे हो गए, अब मैं नहीं चलूंगी, अब खत्म। उसको जितना तुम मारोगे उतना चलेगी, जितना तेज मंगाओगे उतना तेज चलेगी। तो इसी तरह ये साइकिल है एक, ठीक है, ये साइकिल हमेशा पूरा जीवन काल एक लंबे समय तक ये चलता रहता है भैया। कहीं मना ही नहीं करता है, बोलेगा चलाओ मुझको, बोलेगा आई एम रेडी, जैसे मैं बोलता हूँ पढ़ाने के लिए आई एम रेडी। ठीक है, और आपको बता दूं, ठीक है, देखना तुम लोग अभी सब कुछ जानते नहीं हो। देखो ये प्लेलिस्ट है चैनल की, ठीक है, यहाँ पर सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। ये देखो क्लास 12th हिंदी, ठीक है, ये देखो क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कितने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, फिर देखो नीचे क्लास 12th बायोलॉजी 1 शॉर्ट वीडियो, देख लो अच्छे से। तुम लोग नहीं देखते हो ना, तो यहाँ पर जाकर के सभी वीडियोस को देख लिया करो। ये देखो क्लास 12th बायोलॉजी है यहाँ पे, है ना। अब देखो कम्युनिटी पे गए, चैनल पे जाओ, तो या और भी चैनल, जितने भी हमारे चैनल हैं वो सारे चैनल यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, ये चैनल सभी आपके हैं, तो इन पर भी थोड़ा थोड़ा प्यार बरसाओ यार, है ना। बरसाओगे कि नहीं, देख लो ऐसे। ठीक है, ये आसानी होती है, नहीं तो लैपटॉप की पीसी उठा करके थोड़ी ना, मैं उठा करके से दिखाऊं, ये देखो है ना। चलो, तो नाइट्रोजन चक्र आपको, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, तो इसको वो कर लो, मैं मिटा देता हूँ, है ना। बोलोगे भैया आप मिटाते बहुत, है ना। हम बेटा मारते भी बहुत, इसमें पता होना चाहिए। अब हमारा लास्ट चक्र आता है भैया, कौन सा चक्र है, फास्फोरस चक्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फास्फोरस चक्र। पढ़ने में मजा आ रहा होगा यार, ऐसे थोड़ी ना तुम लोग, है ना। फास्फोरस चक्र क्या होता है, फास्फोरस चक्र को हमें पता है ये एक प्रकार का अवसादी चक्र है। अरे भाई चाचा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो फास्फोरस चक्र है ना, ये एक प्रकार का अवसादी चक्र है। ठीक है,
ये प्राकृतिक भंडार चट्टानों में होता है। जो फास्फोरस होता है कहाँ पे होता है? ये प्राकृतिक भंडार चट्टानों के अंदर होता है, ठीक है। या और चट्टानों के अपक्षय के द्वारा, लिख सकते हैं कि चट्टानों के अपक्षय के द्वारा फास्फोरस मृदा में पहुंच जाता है, और मृदा से पौधे में पहुंच जाता है, पौधे से जंतु में पहुंच जाता है। जब जंतु मरता है तो फिर फास्फोरस कहाँ पहुंच जाता है? चट्टानों के अंदर। अपरद बनेगा ना चट्टानों के अंदर, फिर पहुंच जाएगा भूमि में, फिर पहुंच जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए कि चट्टानों के अंदर फास्फोरस किस रूप में रहता है, तो आप खुशी खुशी बताएंगे कि फास्फोरस चट्टानों के अंदर फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए रहते हैं। जो चट्टान होती है वो फास्फोरस को फास्फेट के रूप में संचित किए हुए रहते हैं। आप लोग फिर एक पॉइंट नीचे डालकर लिखिएगा कि फास्फोरस जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय क्रिया का मुख्य घटक है, ठीक है। फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस जैसे जैविक झिल्लियां हो गई, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, तथा कोशिका मतलब मानव शरीर के अंदर जो सेल के लेवल पर काम होता है, कोशिका के लेवल पर काम होता है, वहां पर फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई एम राइट? क्लियर है? चलो फिर देखो कि फास्फोरस द्वारा अनेक प्राणी अपना कवच, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने की आवश्यकता होती है ना। अनेक प्राणियों द्वारा, अनेक सजीवों द्वारा फास्फोरस से दांत, कवच, अपना कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका कवच पूरे शरीर के बाहर का आवरण फास्फोरस का बना होता है, दांत और हड्डी बनाने में सहायता मिलती है। फिर लिख सकते हैं कि कार्बन की भांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन चक्र के अंदर क्या था भैया? कार्बन चक्र के अंदर जब पौधे और जंतु श्वसन कर रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फिर वायुमंडल में पहुंच जा रहा था, लेकिन फास्फोरस चक्र में ऐसा नहीं होता है। श्वसन करोगे पहुंच जाएगा का? नहीं पहुंचेगा ना। कैसे पहुंचेगा? देखो, पहुंचेगा नहीं, बस वो एक ही क्रिया, चट्टान वट्टान जब टूटे टाटेगी तभी पहुंचेगा बेटा, ऐसे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो लिख सकते हो कि कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा उपयुक्त नहीं किया जाता है, श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। श्वसन द्वारा वो जाएगा ही नहीं। इसमें लिख लो भैया, लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन करके रखा है। और भी कोई टॉपिक है? लिख लो कि जब चट्टानों का अपक्षय होता है, पॉइंट करके लिख लो ना यार, जैसे लिखो फास्फोरस चक्र जैसे पॉइंट करके लिखो, सब एनसीईआरटी में लिख रखा है। 269 279 69 ना समझ पा रहे हो? ये मैं तुम्हें बचपन में एक इंसिडेंट बताऊं अपना। मैं बहुत छोटा सा हुआ करता था, इतना सा, तो पहले मैं पढ़ने में बहुत तेज था, मतलब पहले क्या अभी भी हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था, पहले भी और आज भी, है ना। तो क्या हुआ कि मैं पहले बहुत तेज था। देन क्या होता है कि मैं एक बार, मुझे याद है कि एक बीएसए ऑफिस होता है ना, पता नहीं ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे टीचिंग वगैरह कुछ होता है। तो मेरी मम्मी को पता है, मेरी मम्मी टीचर रही हैं, तो उनके साथ में गया था। तो वहाँ पे एक अंकल हुआ करते थे, और वो भी अंकल आए थे, वो भी एक टीचर थे, मे बी, ज़्यादा कंफर्म तो है नहीं उनके बारे में, शायद, है ना। तो वो टीचर आते हैं, मुझसे पूछते, देखते हैं लड़का अच्छा ठीक ठाक दिख रहा है, बोले अच्छा ठीक ठाक। मैं काम भी कर रहा था वहाँ पे, है ना, जो भी मम्मा का जो काम होता था, वहाँ दौड़ने जाना पड़ता था बार बार कि यहाँ पे ये काम करवाना है वो, तो मैं कुछ काम करवा लेता था, जैसे फोटो कॉपी हो गया और भी कुछ सामान लाना हो गया, करवा लेता था। अंकल मुझे देख रहे थे, थोड़ी देर बाद में मुझे, बेटा इधर आ। मैं बोला फंस गया बेटा। बेटा पहुँच गया। पहुँचे, बोले कि हाँ अंकल जी बताइए, बड़े प्यार से बोले, सब लोग बोलते थे कि यार तू तो ये यार लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये, है ना। तो वो मुझसे पूछते हैं कि वो बेटा ये बताओ 79 और 69 कैसे लिखा जाएगा? यार सिट, पैरों तले जमीन खिसक गई। 79 69, फिर सोच के बहुत देर बाद सोचे, ऐसे गिनती को पढ़े, छोटे से थे ना, गिनते पढ़े 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, 89 नहीं 79 बोले, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79, हाँ हाँ 7 9 69 6 9 ऐसे करके लिखे। तो वो मुझसे बहुत इंस्पायर हो गए, है ना, जैसे मैं सोच के लिख रहा था ऐसे इंस्पायर हो गए। तो उस समय मुझे याद है, उस समय 10 रुपए की कीमत भी बहुत हुआ करती थी, उस समय वो मुझे 10 रुपए दिए थे, है ना। मैंने देखा यार बता, मैं तो पैसे भी कमा लिया, है ना। तो चले, वो एक इंसिडेंट था, है ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, है ना। कभी कभी ऐसी चीज़ें आपके साथ भी होती है कि आपको पता रहता है लेकिन आप वो चीज़ को नहीं बोल पाते हैं, आप वो सामने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते हैं।
तो जब आपको वो चीज़ पता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पता ना होने से या फिर ना पता होने से क्या मतलब निकलता है। इसलिए एक्सप्लेन करना सीखो, इसलिए बातें करना सीखो, लोगों से मिलना सीखो। ये चुपचाप जो बैठ करके मुंह लटका करके बैठे हो ना, बिल्कुल उदास मन से ऐसे बैठना मत सीखो यार, बाहर निकलो। आपकी एक पढ़ाई की जिंदगी है और एक बाहर की भी जिंदगी है, ठीक है। तो आप पढ़ाई की जिंदगी तो मेंटेन कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ बाहर की जिंदगी को भी मेंटेन करो ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र को हम लोग समझते हैं ऐसे, आपके एनसीईआरटी के अंदर यही चक्र बना है कि एक उपभोक्ता है, ठीक है। इस उपभोक्ता, ये जब उपभोक्ता मरेगा भैया तो अपरद बनेगा, ठीक है। अपरद बना, अपरद से बनेगा मृदा विलयन। क्या बनेगा? मृदा विलयन, ठीक है। बनेगा। मैं ये कहता हूं कि फास्फोरस कहां पर रहता है? फास्फोरस एक प्रकार का चट्टानी खनिज है। क्या है? चट्टानी खनिज है। तो चट्टानी खनिज से फास्फोरस कहां पहुंचता है? मृदा विलयन के अंदर, ठीक है। तो मृदा विलयन के अंदर तो कुछ फास्फोरस बह जाता है, वर्षा होती है, कुछ फास्फोरस बह जाता है, ठीक है। तथा उसी मृदा विलयन से कुछ फास्फोरस अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो ये उपभोक्ता था भैया, उपभोक्ता अपरद बनाएगा जब मरेगा, तो ये अवशोषित किया जाता है उत्पादक के द्वारा, पौधे के द्वारा, ठीक है। उत्पादक के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। जब ये उत्पादक की मृत्यु होती है, ठीक है, जब ये उत्पादक मर जाता है, इसका जब अपघटन होता है, क्या होता है बाबू? अपघटन होता है, तो पुनः ये अपरद बनता है। और जब ये अपरद बनेगा फिर से ये मृदा विलयन बनेगा। जब मृदा विलयन बनेगा फिर कुछ भाग बह जाएगा, फिर उत्पादक को पहुंच जाएगा, और फिर ये खनिज, चट्टानी खनिज फिर मृदा विलयन में बनाएगा। यानी कि जो फास्फोरस है फिर से वो ऐसे करके एक साइकिल में चलता रहता है, ठीक है। उत्पादक का भी अपरद बनेगा, उपभोक्ता का भी अपरद बनेगा। उत्पादक को ना उपभोक्ता ग्रहण करेगा, ठीक है। आपको पता ही ना, हरे पेड़ पौधे को, उत्पादक को कौन खाता है? हमें पता है भैया, जो उत्पादक होते हैं उनको उपभोक्ता खाता है। जब समझ रहे हो कि नहीं? देखो मैं तुम लोगों को कैसे समझा देता हूँ। ये फ्लावर उठाइए, हाँ, जैसे देखो, जैसे ये है हरा पौधा, इसको हमने बोला उत्पादक। ये क्या है? ये है उत्पादक, ठीक है। उपभोक्ता कौन है? समझना, ये है उत्पादक। देखो ये है कलुआ। कौन है? कलुआ। तुम लोगों को, तुम में से एक बैठा होगा कहीं पे कलुआ, है ना। देखो ये कलुआ जो है वो किसको खाएगा? ऐसा तो है नहीं कि ये जो उत्पादक, ये पेड़ पौधा, ये पेड़ है ना, ये जाकर ऐसे कलुआ को खा डालेगा, ले कलुआ, नहीं, ये कलुआ खाएगा। ये जो कलुआ है ना, कल्लू लाल, ये कल्लू लाल ऐसे चल के आएगा, ऐसे देखेगा यार ये पेड़, ये पौधा, इसके अंदर देखो सेब दिख रहा है, अब ये कहीं पे वो दिख रहा है यार, फिर ऐसे करके खाना शुरू कर देगा, ठीक है। फास्फोरस मृदा विलयन से इसके अंदर थी, पौधे के अंदर, फिर पौधे के अंदर से कलुआ के अंदर पहुंच गई, ठीक है। जब कलुआ मरा तो उसका अपरद बना तो फिर मृदा विलयन में फास्फोरस पहुंच गई, मृदा विलयन से चट्टानी खनिज के अंदर। लेकिन जब उत्पादक मरा, ये देखो खत्म। जब उत्पादक मरा तो फिर उसका अपघटन हुआ, फिर वो अपरद बना, फिर से कहां पहुंच गया? मृदा विलयन के अंदर। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं भैया, इससे सिंपल चीजें मुझे नहीं लगता और कहीं पे होंगी, है ना। तो फास्फोरस चक्र आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग 4 चीजें तो पढ़ लिए हैं भैया, कौन कौन से? उत्पादक, अपघटक, ऊर्जा स्तर, है ना, ऊर्जा प्रवाह, और आपका ये पोषक चक्रण, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।